अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 101 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। लेट पी क्यू आर बी अ स्फेरिकल ट्राइंगल। हम लोगों ने स्फेरिकल ट्राइंगल लेट करनी है। कोशिश करूंगी साइड पे इसको जो है रिप्रेजेंट करूँ डायग्राम के थ्रू कि आपको पता चले स्फेरिकल ट्राइंगल कहते किसे हैं। उसने कहा है कि उसको जो नेम्स लेबलिंग करनी है वो पी क्यू आर से, कैपिटल पी क्यू आर से उसको कह लें रिप्रेजेंट करना है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। whose sides small p small q small r are arcs of great circles। हमारे पास कह रहे हैं जो उसकी साइड्स हैं p q r वो कह लें आर्क्स हैं ग्रेट सर्कल्स, बड़े सर्कल की जो आर्क्स हैं उनको उसने स्मॉल p q r से रिप्रेजेंट किया है। आगे कह रहे हैं प्रूव द लॉ ऑफ कोसाइंस फॉर स्फेरिकल ट्राइंगल। हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूव करना है और लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो अगर स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइंस को प्रूव करना है और वो उसका जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो ये लिखा हुआ है cos p इज इक्वल टू cos q cos r प्लस sin q sin r cos p। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने प्रूव करना है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। विद एनालॉगस formulas for p cos q and cos r obtained by cyclic permutation of the letters। वो कह रहे हैं कि जो ये हमारे पास वैल्यूज हैं cos q cos r, ये किस तरह से हम लोग मतलब हमें कैसे मिला है, साइक्लिक परम्यूटेशन को फॉलो करते हुए हम लोगों को ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, अब साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं। अगर मेरे पास कह लें मतलब कह लें रीअरेंज्ड फॉर्म है, जैसे हमारे पास अगर कह लें कि ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे 2, फिर मतलब इस तरह से होगा कि 1 2 3, फिर उसके बाद अगेन 1 2 3 की बात आती है, 3 के बाद फिर 3 2 1, इस तरह से सीक्वेंस दोबारा से मतलब अरेंज्ड फॉर्म में। मतलब पी से क्यू जा रहे हैं तो क्यू से मतलब पी से अगर क्यू जा रहे हैं तो क्यू से फिर पी चले जाएंगे। इस तरह से कह लें साइक्लिक परम्यूटेशन यूज होती है। आगे देखें हिंट आपकी कह लें क्वेश्चन में माइट भी पॉसिबल वो दें और मतलब हो सकता है वो दे दें और हो सकता है वो ये हिंट ना दें। ठीक है, तो अगर आपकी चॉइस है, अगर आप इस हिंट पे रहेंगे कि अगर ये मतलब 7 लिखा होता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता चलेगा और मतलब हो सकता है ये वाला आपके पास हिंट ना हो, तो इसलिए आप इस चीज़ को लर्न कर लें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये आपको फॉर्मूले में जो हमारे पास इसका जब मैंने इसका प्रूफ करना है तो इसमें हम लोगों ने इसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है प्रूफ की, मैंने नहीं दी, आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है। अ स्फेरिकल ट्राइंगल पी क्यू आर लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ यूनिट स्फीयर। हम लोगों ने जो स्फेरिकल ट्राइंगल ली है उसका जो स्फीयर लिया है, मतलब जो जितना हम लोगों ने उसको लेट किया है वो यूनिट वेक्टर्स लिए हैं। यूनिट वेक्टर्स का मतलब है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट वेक्टर का मतलब है 1, मैग्नीट्यूड हमेशा इसका क्या आएगा 1 आएगा और जो डिस्टेंस है वो 1 1 1 रखेंगे तीनों का। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द वर्टिसेस पी क्यू आर आर रिप्रेजेंटेड एज यूनिट वेक्टर। जो कह रहे हैं जो मेरे पास वर्टिसेस पी क्यू आर है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, और जो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में जब इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो फिर उनके नेम्स दे दिए उन्होंने ए बी सी के। आपकी चॉइस, आप वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। अब देखिए नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है। पी स्मॉल पी। अब एंगल्स बताए हैं हम लोगों ने ये खुद से लेट किया है कि जो मेरे पास एंगल्स हैं उनको अगर रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। स्मॉल पी इज इक्वल टू एंगल बी सी, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी ए, और स्मॉल आर को अगर देखें तो वो एंगल ए बी के दरमियान में। मतलब हम लोगों को वो यूनिट वेक्टर्स के जो नेम्स हैं उसको इस तरह से हम लोगों ने ए बी सी की फॉर्म में रख दिया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द साइड्स ऑफ द स्फेरिकल ट्राइंगल आर गिवन बाय। अब हम लोगों ने जो स्फेरिकल ट्राइंगल की साइड्स हैं उनको लेट किया है। cos p किसके इक्वल है, b डॉट c। दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आता है, cos आता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू cos। जो एंगल है वो किसका है, अगर p के दरमियान में ले रहे हैं तो cos p आ जाएगा। अब जब मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ c की जगह 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल ट्राइंगल जो लिया है वो उसमें हम लोगों ने जो स्क्वायर लिया है उसका मतलब यूनिट स्क्वायर लिया है, मतलब जो उसकी डिस्टेंस है पी क्यू आर का, जो साइड्स हैं वो कितनी है 1 1 है। तो इसलिए हमारे पास जो बी डॉट सी, बी मैग्नीट्यूड, अगर आप फॉर्मूला देखें वो क्या होता है, बी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साथ एंगल आ जाता है कॉस थीटा आ जाता है। सेम यहाँ पे क्या आएगा, सी डॉट ए, इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड और कॉस क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास कॉज आर और साथ इसके बाद आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है, और अगर उसको अगेन कॉस आर के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉज आर ही आएगा, ठीक है। इसलिए ये सारी वैल्यूज उन्होंने डायरेक्ट लिख दी है। आगे देखिए क्या लिखा। अभी हम लोगों ने सिर्फ साइड्स की बात की है। मैं कोशिश करूंगी मैं एक डायग्राम साथ आपको बता दूं कि किस तरह से साइड्स और एंगल के दरमियान में डिस्टेंस हम लोगों ने मतलब चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कह लें लॉ ऑफ कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं एंगल्स और साइड्स के दरमियान में। अभी हम लोगों ने साइड्स की बात की है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल पी एट वर्टेक्स पी इज द डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल किसे कहते हैं? ऐसे एंगल्स जो कह लें मतलब ऐसा एंगल जो दो प्लेन्स को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसको कहते हैं डायहेड्रल एंगल है। बिटवीन द प्लेन्स, तो कोई से दो प्लेन्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एंगल कौन सा है? डायहेड्रल एंगल है, फॉर्म्ड बाय आर्क्स, जो कि बना है कौन कौन सी आर्क से? ए बी और ए सी, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपने इन आर्क्स को खाली ए बी और ए सी रहने देना है, या इसके ऊपर आर्क को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर आप देखें तो इस तरह से वेक्टर के ऊपर ए बी के ऊपर इस तरह से ये एक आर्क और ए सी के भी इस तरह से आर्क लगा देनी है आपने। आगे देखिए लिखा है, आपकी चॉइस है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ दीज प्लेन्स आर। कहता है अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि अब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के अकॉर्डिंग, जो द कोसाइंस ऑफ एंगल पी इज गिवन बाय, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? cos p इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डॉट ए क्रॉस सी मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों ने इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब ये तो मेरे पास बेसिक फार्मूला आ गया। अब मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके अलावा ए क्रॉस सी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखूंगी, देखें क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज़। अगर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब यह है कि अब इसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और आगे सिन जो मेरे पास एंगल है, मतलब आर आ जाए, क्यू आ जाए, पी आ जाए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग आर आएगा, ए क्रॉस सी के अकॉर्डिंग क्यू आएगा, इसलिए पी की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसको जो मेरे पास फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था उसमें सब्सटीट्यूट कर देना है, और जो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला था ना, इसमें हम लोगों ने ए डॉट बी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस सी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसमें पुट कर देना है। नीचे क्या आ जाएगा, सिन आर और सिन क्यू, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। इसके अलावा ये मेरे पास जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगी तो हमारे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ अगर इसकी बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और आगे सिन आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में सिन आएगा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी, आपकी चॉइस है। आपने अगर तो हिंट दिया होगा तो आपने वहीं से लिख लेना है, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो फिर आपने इस चीज़ को, इस स्टेप को भी लर्न करना है। यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी कह रहे हैं, अगर इसकी अकॉर्डिंग बात करें तो इसका फॉर्मूला अगर एक्सपैंड करें तो ए डॉट ए बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी सी बी ए डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ए डॉट ए का मतलब है अगर सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर क्या आ जाएगा, बी डॉट सी, ये तो ऐसे आ गया। उसके बाद ए डॉट सी को हम डॉट प्रोडक्ट में, आपकी चॉइस है, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर वो होल्ड करता है, ठीक है। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिखा जा सकता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ए डॉट सी है, मैं सी डॉट ए मतलब इसको सिर्फ रीअरेंज कर दिया और साथ ए डॉट बी एज इट इज। अब कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए डॉट सी को सी डॉट ए क्यों किया है? क्यों? क्योंकि मैंने अभी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। ये मैंने जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सी डॉट ए की वैल्यू है, ये देखिए मेरे पास सी डॉट ए की वैल्यू है, मेरे पास ए डॉट सी की नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको रीअरेंज किया है। अब इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट करना है, और पुट करने के बाद ज़रा देखें मेरे पास क्या आंसर्स आएंगे, ये देखें ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी, और क्या आंसर्स आए हैं, बी डॉट सी की जगह क्या आ जाएगा, कॉस पी, और फिर माइनस सी डॉट ए की जगह कॉस क्यू, और ए डॉट बी की जगह कॉस आर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, इस जो मेरे पास ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट हुई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो मैंने लिख देना है इक्वेशन 1 बिकम्स, नेक्स्ट देखें क्या आएगा, इक्वेशन 1 में पुट करना है, और उसके बाद आपकी चॉइस है। आपने अगर एक चीज़ एक साइड पे इक्वालिटी से पहले या इक्वालिटी के बाद, जैसे यहाँ पे देखें ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, ठीक है, अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक नंबर एक साइड पे डिवाइड हो रहा हो, जैसे ये नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिन आर सिन क्यू कॉस पी इज इक्वल टू कॉस पी माइनस कॉस क्यू कॉस आर आ गया है। अब फिर
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये माइनस में है टर्म, ये दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉस पी आ जाएगा। आपकी चॉइस है। नेक्स्ट ये वाला स्टेप पहले लिखना है, पहले लिख लें और कोशिश करें पहले ही लिखने की। मैंने सिर्फ क्या किया है, ये कॉस पी इस साइड पे था, सिर्फ कह लें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, होल्ड करती है, तो ये चीज़ पहले लिख देनी है, ये चीज़ बाद में लिख देनी है और इसको हाईलाइट कर देना है। और लास्ट पे आपने लिख देना है दिस इज द लॉ ऑफ कोसाइंस फॉर स्फेरिकल ट्राइंगल्स, कि ये लॉ ऑफ कोसाइंस है किसके अंदर, स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर। और लास्ट पे आपने हेंस प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है, हाईलाइट करने के बाद। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी, नेक्स्ट चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर तो यहाँ पे आज इंशाल्लाह मतलब ये आज जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह बनेंगी वो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उससे रिलेटेड बनेंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।